टैगोर के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन संबंधी विचार की व्याख्या करें। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। विश्व साहित्यिक क्षेत्र में टैगोर का नाम सदैव श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी विशेषता थी प्रकृति का सजीव चित्रण एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्मिक वर्णन। वे भावना में उदार, मानवता के प्रति चिंतित, सौंदर्य के प्रेमी, अत्यधिक सार्वभौमिक, विचारशील तथा पूर्व व्यक्तित्व के मालिक थे। भारत में व्याप्त विभिन्न बुराइयों तथा उसकी दास्ता से वह मर्माहत थे। उन्होंने भारत को बुराइयों एवं दास्ता से मुक्त कराने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष किया तथा स्वयं को गांधी, नेहरू जैसे भारत के महानतम सपूतों को समकक्ष करने को अपने को ला खड़ा किया। टैगोर के चिंतन पर प्रभाव। टैगोर के चिंतन पर सबसे पहला प्रभाव उनके पिता देवेंद्र नाथ की चारित्रिक श्रेष्ठता और गहन धार्मिक आस्था का पड़ा, जिससे उन्होंने अपने विचारों में जीवन का एकता और ब्रह्म की सहव्यापकता को आत्मसात किया। टैगोर के साहित्य पर वैष्णव कवियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। टैगोर विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता द्वारा की गई प्रगति से प्रभावित थे तथा इन्होंने मानवता केंद्रित पाश्चात्य सभ्यता का योगदान बताया। टैगोर अपने समय के 3 प्रमुख आंदोलनों राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज के माध्यम से किया गया धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में की गई क्रांति तथा 1857 का विप्लव, जिसमें उनका परिवार तथा संबंधी सम्मिलित थे, से पूरी तरह प्रभावित थे। इन प्रभावों के कारण उनमें अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति आलोचनात्मक भाव का प्रादुर्भाव हुआ। टैगोर मानवतावादी कवि के रूप में टैगोर के काव्य ने सुस्पष्ट रूप में अत्यंत समृद्ध काव्यात्मक विचार दिए हैं। टैगोर ने विश्व काव्य धारा में एक अभिनव और अनूठा काव्य प्रवाह लाया, जिसकी विशेषता है सार्वभौमिक। उनकी साधना में व्यक्ति और सार्वभौम सत्ता के बीच सामंजस्य की मूल संकल्पना पाई गई है, जो कि भारतीय संस्कृति का आधार है। टैगोर के हृदय में क्रियात्मक सौंदर्य के प्रति गहरा झुकाव था। टैगोर ने विश्व के समक्ष उपनिषद के सच्चे अर्थ को उजागर किया। निष्क्रिय जीवन और स्थिर चिंतन, संसार के प्रति उदासीनता और अनभिज्ञता की जगह टैगोर ने जीवन की दृढ़ता तथा अमरता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने उपनिषदों में पाया। टैगोर की कविता एवं सुंदरता के प्रति उनका निश्चित झुकाव आपस में सद्भावपूर्वक बाधा है। टैगोर की दृष्टि से सत्य को सुंदरता से अलग नहीं रखा जा सकता है। टैगोर का काव्य सौंदर्य अत्यधिक नैतिक तनाव एवं मानवता के प्रति उनके प्रेम से ओतप्रोत है। कमजोर एवं निर्धनों के प्रति उनमें गहरी सहानुभूति थी, जो सामाजिक न्याय पर आधारित थी। यह आज के युग की भी उत्कट आकांक्षा है। टैगोर के शिक्षा पर विचार। टैगोर ने इस तथ्य को अत्यंत निकट से महसूस किया कि विद्यालय प्रणाली, जो उस जमाने में प्रचलित थी, छात्रों को समाज और प्रकृति से पृथक करती है और असामान्य स्कूल वातावरण तैयार करती है। अतः उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को एक प्रभावशाली औजार बनाना और आनंददायक अनुभवों में परिणत करना था। टैगोर ने शिक्षण संस्थाओं की ग्रामीण पद्धति पर जोर दिया, जो कि प्राचीन काल की तपोवन शिक्षा का ही एक रूप था। उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया कि जीवन खुले आकाश के नीचे धरती के अंतःस्थल में बच्चों के शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। टैगोर ने यह भी महसूस किया कि कम से कम विकासशील बच्चों के लिए बनावटी शहरी वातावरण, जो मूल्यों के प्रति दुश्चिंता का परिणाम है, शत्रु के समान है। यह आध्यात्मिक वृद्धि में बाधक है। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की खुली हवा में बच्चों को पढ़ाया जाना प्रकृति के साथ गहरे संपर्क को बढ़ावा देना है तथा शिक्षा को अनौपचारिक प्रदान कर उसे ज़्यादा आनंददायक बनाना है। सबसे बढ़कर तो यह शिक्षा को सस्ता बनाता है। टैगोर चाहते थे कि स्कूलों में कुछ ऐसा प्रावधान हो जिससे नैतिक चरित्र का निर्माण करने में मदद मिले। टैगोर यह भी चाहते थे कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया में कुछ सुधार हो तथा इसको इस ढंग से साकार किया जाए
कि यह ज़्यादा आनंददायक और रुचिकर हो। इस आधारभूत सुधार के लिए टैगोर ने ऐसी आवासीय संस्थाओं की आवश्यकता को महसूस किया जहां शिक्षक छात्र संग साथ साथ रह सकें, अपने बीच वैयक्तिक संबंध स्थापित कर सकें। टैगोर ने ब्रह्मचर्य व्यवस्था को फिर से बहाल करना चाहा ताकि छात्रों को अनुशासन की शिक्षा दी जा सके और शिक्षा के लिए आधार तैयार किया जाए। टैगोर की योजना में अनुशासन और आवासीय प्रणाली एक दूसरे के पूरक हैं, अतः दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने यह अनुभव किया कि नैतिक शिक्षा को तभी आत्मसात किया जा सकता है जब साथ रहें शिक्षकों का भी नैतिक चरित्र उच्च हो। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि जीवन के निर्माण काल में छात्रों को साधारण की परेशानियों के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि निम्न चरित्र वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं एवं उनमें अनुचित और अपरिपक्व इच्छा जागृत हो सकती है। उन्होंने छात्रों को ऐसी शिक्षा देने पर बल दिया जो उनमें आंतरिक बल उत्पन्न करें ताकि वे बाद के जीवन में दूसरों को अशोभनीय क्रियाकलापों का डर कर सामना कर सकें। टैगोर ने शिक्षा संस्थाओं को चलाने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी का खुलकर पक्ष लिया। यह सक्रिय भागीदारी छात्रों की अधिशेष ऊर्जा की निकासी एवं उनके चरित्र के बहुमुखी विकास में सहायक हो सकती है। परिसर में एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण का निर्माण करने में योगदान देकर उन्होंने सक्रिय भागीदारी का आनंद महसूस किया। इससे एक सौंदर्य अनुभूति भी विकसित होती है। छात्रावास चलाने की जिम्मेदारी छात्रों में अपनापन का भाव और जिम्मेदारी का एहसास कराती है तथा संस्थान की सेवा के लिए सहयोगात्मक प्रयास अपनाना भी सिखाती है। विद्यालय शिक्षा के इन आदर्शों का साकार करने के लिए टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इसी शांति निकेतन को कालांतर में विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया गया। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य का प्रश्न है, टैगोर ने उन्नत विचार दिया। शिक्षा के उद्देश्य: पहला, मनुष्य के संपूर्ण प्रकृति को विकसित करना। दूसरा, छात्रों को अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। टैगोर ने सोचा कि इसे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जहां छात्रों को भाव व व्यक्तियों में वर्णित ध्वनि तथा शरीर के क्रियाकलापों द्वारा व्यक्त करने का अवसर मिलता हो, जैसे चित्रकला, संगीत और नृत्य द्वारा। ललित कला का प्रशिक्षण न सिर्फ भावनात्मक क्षमता को विकसित करता है बल्कि छात्रों को शब्दों के अतिरिक्त अन्य माध्यम के द्वारा भी अभिव्यक्त अर्जित करने में मदद करता है। शिक्षा की उपयोगिता सिर्फ तथ्यों को एकत्र करना मात्र ही नहीं बल्कि मनुष्य को समझना तथा खुद को दूसरे मनुष्यों को समझने योग्य बनाना है। अतः टैगोर ने ललित कला को विद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान तथा मानविकी विषयों के समकक्षी मान्यता पर जोर दिया। टैगोर ने ललित कला और संगीत को राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना, जिसके बिना लोग अंधेरे में रहते हैं। तीसरा, छात्रों को इस लायक बना सकें कि वे खुद ज्ञान की उत्पत्ति कर सकें, जो कि शिक्षण संस्थाओं का प्रमुख कार्य है। साथ साथ इन संस्थाओं का अन्य कार्य है ज्ञान का वितरण। इस सक्रिय झुकाव प्रवृत्ति के साथ इस विशेषता के लिए छात्रों को संपर्क में लाया जाना चाहिए ताकि उनका सक्रिय प्रतिभा का विकास हो सके। चौथा, स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए ज्ञान के लिए प्रयोग को निश्चित बनाना। इसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति से स्वाभाविक रूप से जुड़ा होना चाहिए। टैगोर की ग्रामीण पुनर्रचना। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है किसी भी शैक्षिक संस्थान से ज्ञान प्राप्त कर का प्रयोग स्थानीय लोगों के भौतिक कल्याण में करना। उन्होंने संस्थाओं और उसके आसपास के गांवों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बीच स्वभावगत संबंधों के बारे में विचार किया। इसके अनुसार लियोनार्ड एम हर्स्ट एक विद्वान अंग्रेज की सहायता से शांति निकेतन में ग्रामीण कल्याण विभाग श्री निकेतन जोड़ा गया। इसके द्वारा आसपास के गांवों में ग्राम पुनर्रचना का कार्य चलता रहा। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता लियोनार्ड
ने ही की थी। उसने योजना के क्रियान्वयन पर भी नजर रखी। ग्रामीण पुनर्रचना के कार्य को देखते हुए टैगोर ने 2 बातों पर जोर दिया। प्रथम कि इन कार्यों को पूरा करने में बाहरी व्यक्तियों की सहायता नहीं ली जानी चाहिए, तथा द्वितीय कि ग्रामीण समस्याओं को समाप्त करने में समेकित दृष्टि अपनाई जानी चाहिए। इसे सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम तथा ग्रामीण मजदूरों की भावनात्मक हिस्सेदारी के माध्यम से भी किया जाना चाहिए। इस विकेंद्रित योजना की बाद में सामुदायिक विकास योजना ने अवश्य प्रभावित किया है। एक बहुउद्देशीय योजना जिसका लक्ष्य ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध क्रियाएं थी। दूसरा, एक स्व मदद योजना जिसमें कम से कम बाहरी मदद तथा प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर ग्रामीण समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। तीसरा, संतुष्ट होने के उपरांत लोगों को विस्तार विधि के लिए प्रेरित करना, जिससे वे उन्नत प्रयासों को अपनाएं। प्रथम 2 विशेषताएं टैगोर के सामान्य सिद्धांत में वर्णित है, तथा एमहर्स्ट के प्रयोग ने विस्तार विधि के समान ही एक विधि का प्रतिपादन किया। इसके प्रभाव से कृषि का ढर्रा ही बदल गया, कुटीर उद्योग और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। अतः इसके माध्यम से टैगोर ने ग्रामीण पुनर्रचना के कार्य में लोगों को ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित किया। टैगोर के राज्य के संबंध में विचार। टैगोर का राज्य एवं उनकी संस्थाओं में घोर अविश्वास था और वे इसके प्रभाव को कम किए जाने के पक्षधर थे। उनके अनुसार मानव विकास केवल राजनीतिक कार्यों के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। टैगोर का मानना था कि राज्य द्वारा जनमानस को शक्ति एवं प्रेरणा दी जानी चाहिए, परंतु इसे अपने ऊपर कार्यों को नहीं लेना चाहिए जिन्हें करने का उत्तरदायित्व जनमानस का है। टैगोर प्राचीन भारत में विद्यमान व्यवस्था के प्रशंसक थे, जिसमें राज्य पर अतिरिक्त भार डाले बिना जनमानस स्वतः समुदाय के कल्याण के दायित्वों को पूरा करता था। इस प्रकार उन्होंने राज्य और समाज के मध्य स्पष्ट अंतर किया और समाज को राज्य की तुलना में अधिक महत्व दिया है। टैगोर मानवाधिकारों के पक्के हिमायती थे, अपने अधिकार के लिए याचना करने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि व्यक्ति के अधिकार रचनात्मक पीड़ा तथा धैर्य युक्त आत्मत्याग के द्वारा स्वतः अपने लिए पैदा करना चाहिए। वे अधिकार का संबंध आत्मा से मानते थे। टैगोर का मत था कि भारत में स्वराज्य की आधारशिला जनता की आत्मनिर्भरता उनके पुरुषार्थ और उनको प्रदान किए जाने वाले न्याय पर निर्भर करती है। विशेष रूप से गांवों की आत्मनिर्भरता पर ही देश का भविष्य निर्भर है। उनका मानना था कि राज्य का भला तभी संभव है जब देश की निर्धनता से दबी जनता में आशा की जागृति हो। टैगोर का राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद। टैगोर एक राष्ट्रवादी होने के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। वह संकुचित राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनका विश्वास विश्व भ्रातृत्व में था। वह साम्राज्यवाद से घृणा करते थे। इसी क्रम में अंग्रेजों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने स्वदेशी भंडार प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य भारत के उद्योगों तथा कला का प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन मात्र था। वे राष्ट्रवाद का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, कलाओं, संगीत, साहित्य तथा पूर्वजों की गौरवमयी परंपरा के प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण को मानते थे। टैगोर आध्यात्मिक मानवतावाद की अवधारणा के प्रशंसक थे। वे राष्ट्रवाद के उस रूप को अस्वीकार करते थे जिनमें सामाजिक संघर्ष, जातीय उग्रता, धार्मिक उन्माद एवं राजनीतिक संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता फैलती हो। इन्हीं कारणों से वे खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध थे। वह विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। एक सच्चे अंतर्राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक विश्व सरकार की परिकल्पना की थी। उनका मत था कि यदि प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता तथा विश्व सरकार की स्थापना संभव है। अपने इसी आदर्श कल्पना को साकार करते हेतु उन्होंने विश्व भारती की नींव रखी थी। अंततः टैगोर का यही सपना संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विश्व पटल पर उभरा। टैगोर का विचार था कि प्रत्येक देश तथा व्यक्ति को अपने
गौरवशाली व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ न कुछ अधिकार मिलना चाहिए और उनमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। उनका मानना था कि राष्ट्र को राज्य की जनता के हित में कार्य करना चाहिए। टैगोर का सपना था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद के माध्यम से विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का संगम करा के एक ऐसी नवीन संस्कृति की धारा प्रभावित की जाए जो सभी के लिए पूजनीय हो तथा विश्व मानवता के समग्र विकास में सहायक हो। इस प्रकार टैगोर ने अपने अंतर्राष्ट्रीयवादी में मनुष्य की सार्वभौमिक सत्ता को केंद्रीय सत्य के रूप में स्थापित किया, जिसका स्वरूप विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है। टैगोर मानवता के पुजारी थे। उनके विचारों की संवेदना समस्त विश्व के मानव जाति के प्रति एक समान थी, अर्थात वे पक्षपात की भावना से परे थे। उन्हें अपने राष्ट्र भारत से हृदय की गहराइयों तक प्रेम तथा भारत की गुलामी की जंजीरें उन्हें सूल के समान बेधती थी, परंतु साथ ही उन्हें विश्व की किसी जाति द्वारा दूसरी किसी जाति का अपमान भी बर्दाश्त नहीं था। टैगोर इस मानवता के कायल थे जिसमें मानव अस्तित्व के खुशहाल और गौरवपूर्ण अस्तित्व की भावना सर्वोपरि हो। वे भावनात्मक स्तर पर अपने देश भारत से जुड़े थे, परंतु संवेदना के स्तर पर उन्होंने समूचे विश्व को एक परिधि के अंदर ला दिया था जिसमें नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। अतः वे भारत के ही नहीं समस्त विश्व के नागरिक थे, अर्थात एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी।